मैं हूं कुर्बान बलोच। आज मुल्क में सियासी खबरें बहुत सख्त सियासी खबरें हैं। ऐसे कहा जाए कि सियासी मैदान आज गर्म है। इस्लामाबाद में, लाहौर में सियासी एक्टिविटीज हुई हैं और उस उनके नतीजे में अब हुआ ये है कि FATF के हवाले से जो तरामीम होनी थी, नेब के हवाले से तरामीम होनी थी, उसके हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात वो नाकाम हो गई हैं। अपोजिशन ने हुकूमती कमेटी के इजलास से वॉकआउट किया है और ये ऐलान किया है कि वो अब आइंदा जो भी हिकमत अमली तय करेगी ईद के बाद APC में तय करेगी। हालांकि हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन हुकूमत को FATF के हवाले से ब्लैकमेल करना चाहती है, क्योंकि उसको उस हुकूमत को ज़रूरत है इसके हवाले से तरामीम करने की, लेकिन अपोजिशन उसको ब्लैकमेल कर रही है। हालांकि अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो तरमीम ला रही है उसके थ्रू वो जमहूरियत को ख़त्म करके मुल्क में आमरत लाना चाहती है। तो ये आज की जो मौजूआत हैं उसके साथ साथ लाहौर में JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात है। तो ये सारी सियासी सरगर्मियां हैं और लगता है कि अगर ईद के बाद कोरोना की सूरत हाल कोई बेहतर रही तो सियासी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। तो हम आज इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग हैं, दोस्त हैं, सहाफ़ी आमिर वसीम साहब। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ मुझे फीडबैक जरूर दें। आमिर भाई, हम आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। आमिर भाई, चीजें जो एक्टिविटीज हुई हैं वो उसका लुबा मैंने बता दिया आपको, नाजरीन को भी। तो अब ले दे हो रही है अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान। मैंने इस पे परसों भी एक मीटिंग प्रोग्राम किया था सोलो, और मेरा ये कहना था कि अब ले दे होगी और इसमें हो सकता है कि अपोजिशन कुछ NFC पे भी हुकूमत को कुछ मराहत दे और नेब के हवाले से मराहत ले। तो आज काफी चीजें खुल के आई है नेब के हवाले से, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से। तो आप किस तरह इस चीजों को देखते हैं कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए, ब्लैकमेल कौन किसको कर रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है। और हुकूमत का मैं ये जरूर कहूंगा कि जो फैटफ के बिल हैं ये बड़े अरसे से एजेंडे पर चले आ रहे हैं, और ये सेशन जब शुरू हुआ था पहले दिन से ही उसके एजेंडे पर है। लेकिन उन्होंने कमेटी भी बहुत देर से बनाई, और अब जबकि ईद में सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं, अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी बड़ी अर्जेंट हमें इसकी जरूरत है लेजिस्लेशन की। अक्टूबर में इजलास भी होना है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से फैसला होना है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। तो लिहाजा वो अब अपोजिशन से कह रहे हैं कि जी वो इसमें जल्द से जल्द हमारे साथ ताउन करें और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखें। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उनको भी इस बात का इल्म है कि अगर ये सारी चीजें ज्वाइंट सेशन में जाती हैं तो वहां पर जो वहां पर जो मेंबरान की तादाद है उसमें तकरीबन जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान बराबर आ जाते हैं जब आप ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो अपोजिशन को ये मालूम है कि हुकूमत अकेले शायद इसको इतने आसानी के साथ ना कर सके, तो वो भी इस मौके से फायदा उठाना चाह रहे हैं। और उन्होंने भी नैब के हवाले से अपनी तजावीज़ जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे उनकी बहुत सी जो तजावीज़ उनको बताया भी और रिजेक्ट भी कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने 35 के करीब तजावीज़ दी है जिसमें से मोस्टली जो है वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब का जो नारा है, जो उनका बेसिक नजरिया है करप्शन के खिलाफ, जो उनका जिहाद है, वो इससे हर्ट होता है, अफेक्ट होता है। तो लिहाजा ये जो अपोजिशन ने तजावीज़ दी है ये काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इन दोनों इश्यूज को डीलिंग किया जाए, नैब के इशू को अलहदा देखा जाए और पैटर्न के इशू को अलहदा देखा जाए। तो जबकि अपोजिशन का मौकफ यह है कि जी हम दोनों इश्यूज को साथ देखना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो फैटफ का बिल है, जैसा कि आपने कहा कि जो अपोजिशन ने इस पे कहा, तो उसमें पहले भी जब ये बिल्स आए थे तो आपको याद होगा अपोजिशन ने इस पर एतराजात किए थे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपने पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ पावर्स दे दी हैं कि वो 90 दिन तक जो है वो इंटेरोगेशन के लिए किसी को भी जो है वो पकड़ सकते हैं और उनको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस पीरियड को। तो इस हवाले से उनके तहफुजात थे। इसी तरीके से जो बाहर ममालिक के साथ जो डाटा शेयरिंग होगी इसके हवाले से
बैंक ट्रांजैक्शंस के हवाले से, उस पर भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन असल चीज़ टाइमिंग की है इस सारी चीज़ों में, कि हुकूमत हर चीज़ आखिरी वक्त में करती है, जब उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं रह जाता। और वो आपने देखा ये सेशन कब से चल रहा है, लेकिन इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ये बिल पड़े रहे। और अभी कुछ दिनों पहले स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई और उसके हवाले किया, उसकी आज दूसरी या तीसरी ही मीटिंग थी, और जिसका ये जो हशर हुआ है वो आपने और हमने देखा। तो इसमें टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आमिर, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लिमिटेड वक्त टाइम करके ये अपनी चीजें जल्दी करवाना चाहती है और जो अपोजिशन की चीजें हैं वो रह जाएं? और मेरे ख्याल में हुकूमत की यही हिकमत अमली है इस हवाले से कि नेब और FATF को डीलिंक किया जाए। फिलहाल FATF के हवाले से हम कानून साजी करें और बाकी नेब को देखा जाएगा, जैसे पिछले साल एक कमेटी बनी थी और मामला रुल गया। देखिए, उसूली तौर पर अगर हम देखें तो दोनों इश्यूज वाकई अलग अलग हम तो समझ सकते हैं, क्योंकि नैब का ताल्लुक हमारे अंदरूनी मुल्क जो करप्शन है और सियासतदानों के हवाले से जो उसका रोल है उसके हवाले से, और अपोजिशन को इससे काफ़ी शिकायत भी हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। और आपको याद होगा कि जो नैब के कवानीन में तब्दीली की बातें तो पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ ड्राफ्ट इधर से उधर हुए। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया, उसको नून ने रिजेक्ट किया। फिर जब नून की में जाहिद हामिद की सरबराही में एक कमेटी बनी तो पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराजात किए। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दोनों बड़ी जमातों का इत्तेफाक था कि नैब को खत्म करके एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाएगा, और इसका जो दायरा कार है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन दोनों की हुकूमतें 5-5 साल रही, लेकिन हमने देखा कि 10 साल तक उन्होंने इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और इस 10 साल में नैब भी तकरीबन सोता रहा, उसने कोई कार्रवाइयां भी ऐसी नहीं की, नैब एक्टिव भी नजर नहीं आया। लेकिन आज तो ये तो आज पीटीआई की। आज आज तो एक्टिव हुई। आज बोर्ड की मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उसके बेटों और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और उनके खानदान के हवाले से रेफरेंस दाखिल करने का फैसला किया। क्या ये टाइमिंग अजीब नहीं है कि एक जगह पे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं? तो ये चीजें बिल्कुल तो फिर तो जाहिर है मुज़ाकरात डीरेल तो होने ही होने थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखना ये है कि ये चीजें कहाँ से हो रही हैं, आया पीटीआई के हाथ में भी चीजें हैं कि नहीं है। क्योंकि नैब का जो रोल रहा है, किरदार रहा है, मुशर्रफ के दौर में जब ये बना, हमने देखा कि इसको जिस मकसद के लिए बनाया गया था मुशर्रफ साहब ने इसको जिस मकसद के लिए बनाया था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो जब PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उनको जरूरत नहीं थी इस नैब को इस्तेमाल करने की। लिहाजा उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्रीमेंट होने के बावजूद उन्होंने इसे पेशरफ नहीं की। लेकिन जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो नैब एकदम से एक्टिव हो गया। हालांकि ये दोनों इन्हीं जमातों का बनाया हुआ चेयरमैन है, लेकिन अब ये नैब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? अगर हुकूमत इसको कर रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गलत हिकमत अमली हुकूमत की इस मौके पे, इसकी टाइमिंग भी गलत है। और आप एक तरफ अपोजिशन से कॉपरेशन भी मांग रहे हैं, नैब में तजावीज खुद भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं है तो फिर तो ये और भी ज्यादा तशवीश की बात है, और हुकूमत को भी इस पर तशवीश होनी चाहिए। और फाटफ का जो इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, वो पाकिस्तान का इशू है। और मैं समझता हूँ अपोजिशन को भी उसमें, क्योंकि हमने देखा माजी में अपोजिशन ने कई दफा लचक दिखाई है, जहां उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तो अगर फैटफ के मामले पर उन्हें मुल्क की खातिर, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर अगर थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है तो मैं समझता हूँ उन्हें दिखानी चाहिए। आमिर आमिर साहब, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन की जो तरामीम है नेब के हवाले से वो नाकाबिल अमल है। वो अपनी हुकूमत में दोनों जमातें रही लेकिन उन्होंने तरामीम नहीं की। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि नेब के जो कानून है वो उसका इतलाक 1999 से होना चाहिए। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसका FATF का वो उसमें का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 1 बिलियन से कम जो भी कहीं इल्जामात हैं करप्शन के, तो वो नेब में नहीं आना चाहिए। बैंक बाकीदारी जो है डिफॉल्टर्स, वो नेब के दायरे अख्तियार में नहीं चाहिए आना चाहिए। बैरून मुल्क असेट्स हैं, बैंक ट्रांजैक्शन है, वो भी अगर उसमें नहीं आने चाहिए नेब लॉ में, तो फिर नेब लॉ में क्या रह जाता है? जी बिल्कुल, अगर ये अपोजिशन ने तजावीज दी है, क्योंकि मैंने अभी तक वो ड्राफ्ट नहीं देखा, हमें इसकी तफसीलात आज ही शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर से असेंबली में पता लगी है। अगर ये तजावीज है तो वाकई इसमें मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि 1 अरब से कम वाली करप्शन, यानी अगर किसी ने 9 करोड़ या 90 करोड़ की
करप्शन कर ली है, तो नायब हुसैन ही पूछ सकेगा। ये बड़ी इसका अजीबोगरीब इसका सी इसका है। मतलब है नवे करोड़ के अगर 10 भी केसेस हैं करप्शन के तो वो नहीं जी जाएंगे नील। हाँ, बिल्कुल। देखिए, चोरी तो चोरी है, चाहे वो 50 रुपए की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 5 करोड़ की हो। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की क्लॉज है। इसी तरह से 1999 का जो पीरियड रखा है, इसमें हो सकता है कि पीटीआई के भी बहुत से लोग इसको एग्री कर रहे हो, ये 1999 वाली बात है, क्योंकि आपको पता है पीटीआई में ज्यादातर लोग वही हैं जो पिछले 20-30 साल से हुकूमतों में रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का अगर जाती इंटरेस्ट हम देखें तो उन्होंने पब्लिक ऑफिस तो अभी होल्ड किया है। तो इमरान खान साहब क्यों मानेंगे 99 से पीछे से कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स के पीटीआई के अंदर 20 पे डिवीजन हो इस वाली क्लॉज के ऊपर। लेकिन ये जो 1 अरब वाली बात आपने इन्होंने अगर तजवीज की है तो ये तो वाकई नाकाबिल कबूल है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई लॉजिक बनती है कि 1 अरब से जो ऊपर की वो करप्शन होगी सिर्फ सिर्फ नैब उसको देखेगा। सिर्फ एक अरब की बात नहीं है। वो कहते हैं बैंक डिफॉल्टर्स जो हैं वो भी इस ला में नहीं आना चाहिए। जो बैरून मुल्क असेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वो भी नहीं आने चाहिए। तो देखें, बाकी जो बैंक जी। बैंक वाला जो इशू है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर है, और तमाम बैंक्स जो हैं अब मोस्टली तो प्राइवेटाइज ही है, कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं। तो आमिर बैंकिंग ट्राइब्यूनल्स जी। भी हैं, स्टेट बैंक भी है, उनके पास तो फोरम अवेलेबल है ना इन चीजों को, लेकिन इश्यूज को देखने ये की। यही तो बदकिस्मती है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज पाकिस्तान, एफबीआर, एफआईए, ये बहुत सारे इदारे हैं जो अगर उनको वो एक्टिव हो तो बाकी तो नेब की जरूरत ही नहीं पड़े। अमर अमर देखिए, साहब बिल्कुल ऐसा ही है। जी। दुनिया भर में अगर आप देखें तो वहां पर जो उनके एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनकी एफआईए या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, या इवन पुलिस, बहुत से इलाकों में तो पुलिस को इतनी पावर्स हैं कि वो ये करप्शन के मामला पे इन्वेस्टिगेट भी करती है। यूरोप में ऐसे बहुत से ममालिक हैं। ये तो हमारा ही मुल्क है जहां पर आपने एफआईए भी बनाया हुआ है, जहां पे आपने एंटी करप्शन भी बनाया हुआ है, जहां पे आपने नैब भी बनाया हुआ है। हर चीज के लिए आपने एक इदारा बनाया हुआ है, और काम कोई भी नहीं कर रहा। तो असल चीज तो कानून की अमलदारी है। कानून बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप देखें, पाकिस्तान इतना हैवीली लेजिस्लेटेड कंट्री है, हमारे मुल्क में जितने कवानीन है तादाद के लिहाज से, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी और मुल्क में इतने कवानीन होंगे। बाहर बहुत से मुल्कों में तो कॉन्स्टिट्यूशन तक रिटर्न नहीं है, आपको मालूम है इसका। तो हमारे मुल्क में हर चीज पे लेजिस्लेशन भी होती है। अभी आप आज ही को देख लें, आज जो इन्होंने फैसला किया था कि पंजाब हुकूमत ने कि मार्केटें बंद रहेंगी, 9 दिन के लिए इन्होंने बंद की। आज पिंडी में कम अज कम मैं बता सकता हूँ, यहाँ ताजिरों ने तो किसी ने उस हुक्म को नहीं माना, सारा बाजार खुला रहा और वो आमिर बैठे रहे। तो हुकूमत की आमिर रिट किधर है? अमर ये मकाफात अमल नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये मकाफात अमल है। जब कोरोना का इशू शुरू में हुआ कराची में तो इसी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ताजिरों को उकसाया कि वहां बाजारें खोले, मार्केटें खोले, और सिंधु हुकूमत पे प्रेशर डलवाया। आज वही मेरे ख्याल में पीटीआई की पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत उसको भुगत रही है, उसको फेस कर रही है। देखें, इस समय बात ये ना, तरीकेकार की बात है बरोज साहब, कि ये करते गलत तरीके से काम है। अगर इन्होंने ये करना था तो इनको चाहिए था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ताजिरों की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद में लेते, मुज़ाकरात करते, तजावीज लेते। आप अगर अचानक रात को एक नोटिफिकेशन इशू कर दें, वो भी इससे 3 दिन 4 दिन पहले, जो उनका प्राइम सीजन होता है जिसमें दुकानदार कमाते हैं, कि जी आप 2 दिन 10 दिन के लिए बंद कर दें, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह का रिएक्शन तो आएगा ना। तो बात सारी तरीकेकार की है कि हुकूमत का तरीका जो है ना बड़ा गलत है। ये अपने आप को बादशाह समझते हैं, ये समझते हैं कि बादशाह साहब का हुक्म आ गया तो सारे जो है वो सरनिगू हो जाएंगे और उसको मान लेंगे। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहां जहां मुल्कों में जमहूरियत है वहां पर हमेशा नेगोशिएशन से, कंसेंसस के साथ फैसले किए जाते हैं। इनको हमेशा हमने देखा है कि वही डिक्टेटोरियल तरीके से ही अपने फैसले जो है मुसल्लत करना चाहते हैं। चाहे वो एनएफसी का इशू हो, चाहे वो 8वीं तरमीम पे बात कर 18वीं तरमीम पे ये बात करते हैं, और फैटफ पे भी इनका शायद यही ख्याल होगा कि जिस दिन हम बिल मूव करेंगे, पास करा लेंगे, हमें पोजीशन की क्या जरूरत है। और वो डिले होते होते यहाँ तक पहुंच गया कि अब इनको मुसीबत पड़ी हुई है कि अक्टूबर में इजलास होना है, उससे पहले कोई गालिबन सितंबर में भी कोई इजलास है जिसमें ये तो रिव्यू कर दें पाकिस्तान के केस को। तो अब ये चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पास करें। तो ये जो डिले करते हैं, तो इसका जो रवैया जो इनका है, असल में जो इनका माइंड सेट है, वही इसका जिम्मेदार है। जो हुकूमत इस वक्त मुश्किलात पेश कर रही है उसमें इनका तरीकेकार और माइंड सेट है कि ये किसी को साथ लेके नहीं चलना चाहते। ये सारे फैसले खुद करना चाहते हैं और दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं जमहूरी मुल्क में काम चलता। आमिर आमिर आज जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से लाहौर में मुलाकात हुई है, और उन्होंने एक मरतबा फिर ये ऐलान किया है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा।
ये बातें 2 साल से हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को जाना पड़ेगा, और उनका ये भी कहना है कि ईद के बाद एपीसी होगी, रबर कमेटी का इजलास होगा, वो टीओआर बनाएगी, उसके बाद एपीसी हम फ्यूचर मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है तय करेंगे। और आज यहाँ इस्लामाबाद में जो अपोजिशन के जो लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो आपको ये संजीदगी कोई दिखाई दे रही है? क्योंकि 2 साल से तो बहुत सारी एपीसी हुई है, रबर कमेटी की मीटिंग हुई है, तो इसमें अब थोड़ी अपोजिशन दोबारा सरगर्म हो गई है। ये सिर्फ दिखावे हैं या कुछ संजीदगी आपको महसूस हो रही है? देखिए, संजीदगी का फैसला तो अब उस वक्त ही हम कर सकेंगे जब ये एपीसी के बाहर जब ये आके देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये क्या करते हैं। अगर ये सिर्फ एलामिये का डिक्लेरेशन इशू करके और एपीसी खत्म हो जाती है, तो उस ऐसी एपीसी का तो वाकई कोई फायदा नहीं होगा। इनको बाकायदा टाइमलाइन देनी पड़ेगी एक मूवमेंट का। अगर अगर ये सीरियस है तो फिर इनको एक मूवमेंट बाकायदा तौर पर उसका ऐलान करना पड़ेगा और उसकी टाइमलाइन देनी पड़ेगी उसके हवाले से कि जी हमने कब हम क्या करना चाहते हैं और कब हम इस गवर्नमेंट को फाइनली घर भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ डिक्लेरेशन की हद तक रहा तो इसका असर भी वही होगा जो पहले एपीसी का होता रहा। और उसकी वजह क्या है कि इन अपोजिशन की जमातों में आपस में जो एक जिसे कहना चाहिए कि तो वो बदअतमादी है। आप बदअतमादी है। देखें कि बिल्कुल बदअतमादी है। अभी आप देखें जो हालिया जो मीटिंग्स हुई थी, बिलावल साहब तो कब से एपीसी करना चाह रहे थे, लेकिन जब नून ने उनको कहा कि जी आप एपीसी कर लें और हमारा वफद उसमें आ जाएगा लेकिन शहबाज शरीफ नहीं आएंगे, तो फिर जब पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई इन्होंने कहा जी ये हमारे साथ कोई शायद हाथ ना कर जाए, नून वालों पे हम इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने उसको कंडीशनल कर दिया कि जब तक शहबाज शरीफ साहब उसमें एपीसी में शरीक नहीं होंगे हम नहीं बुलाएंगे। तो अब शहबाज शरीफ साहब को भी आना पड़ेगा उस एपीसी में। वो विलिंगली नहीं आना चाह रहे थे, इससे यही पता लग रहा है। तो अब उसकी क्या वजूहत है? माजी में जो इलेक्शन हुए आपको याद होगा, सदर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उसमें भी आपको मालूम है कि इनके पास नंबर भी नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। फजलुर रहमान साहब अलहदा से खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट खड़ा हो गया। तो इनका हमने माजी में देखा है कि इनके आपस में इनकी जो एतमाद नहीं है इनको एक दूसरे पर। तो सबसे पहले तो आपस में इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आपस के अंदर इनके जब तक एतमाद नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, तो जब तक कैसे आप किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकते। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम। नाजरीन, बहुत सारी आज एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी बातें भी हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम को मुख्तसर करना मकसूद है। तो क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बातचीत की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो सेनेटर है रहमान मलक, वो उनसे उनको एक्सप्लेनेशन नोटिस देंगे कि उसने आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की। उसके साथ साथ अपोजिशन हुकूमत का ये भी इल्ज़ाम है कि अपोजिशन ने तरामीम में जो तरामीम लाना चाहती है, उसमें जो नाअहली का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल रखना चाहती है, और उसके साथ साथ जो मेंबर, जो बंदा, जो शहरी नाअहल हो, उसके बाद सजा उसकी खत्म हो तो वो पार्लियामेंट का मेंबर भी बन सकता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत ले दे करना चाहती है, और शायद अब फिलहाल तो ये फौरी तौर पे तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन ईद के बाद शायद चीजें फिर से प्रोग्रेस करें और चीजें आगे बढ़ें। अब देखना ये है कि अपोजिशन कितनी सारे संजीदा है इस हवाले से, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से, और हुकूमत कितनी संजीदा है नेब कानूनी तरामीम के हवाले से। इस हवाले से जो अपडेट है हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।